नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस 75 व्याख्यान श्रृंखला में मैं मुकेश कुमार मिरोठा आप सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये एक महत्वपूर्ण कोशिश है जो हमें हमारी आज़ादी के अमृत काल से जोड़ती है। हम आज़ादी का ये जो 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, आज़ादी की कीमत जिन लोगों ने चुकाई है, देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, सुदूर गांवों से लेकर असेंबलियों तक अपनी पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद करके हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने जो खून बहाया है, जिसकी एवज में आज हमें जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी की सही मोल, उसकी सही कीमत क्या हो सकती है, इस पर एक वानगी आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में हम सब देख रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी इतनी भी सुलभ नहीं थी जितनी आज हम एहसास कर सकते हैं। इसलिए इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले अपने उन सभी क्रांतिकारियों को गर्वपूर्वक, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, और उनका ही यह देह है कि आज एक स्वतंत्र भारत में बैठकर हम आप एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं। ये लाखों करोड़ों कंठ जो आज स्वाधीनता की बलिवेदी के उपरांत स्वतंत्र तरीके से अपना राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत पर सुमधुर कंठ से गुनगुनाते हैं, जिसे ये उन दिनों की बात है, उन दिनों के संघर्ष की बात है जब हम आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। लाखों करोड़ों कंठों में स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जो संघर्ष उनके तन मन में उन स्फुरित करता रहता था, उन्हें स्फुरण के रूप में लगातार जगाता रहता था। आइए आज हम ऐसे ही कुछ स्फुरण पर, ऐसी ही कुछ कविताओं पर, ऐसी ही कुछ गज़लों पर, ऐसे ही कुछ गीतों पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर जो कविताएं मैंने संकलित की हैं, आज के इस व्याख्यान में शामिल की हैं, वो ज़्यादातर अल्प प्रसिद्ध कह लीजिए, अल्प ज्ञात कह लीजिए, या कम प्रसिद्ध कह लीजिए। लेकिन आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें उन सब को फिर से याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ समझने वाले हम लोगों में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में शिरकत करने के लिए प्रेरणा दी होगी, और जिन लोगों ने प्रेरणा दी होगी उन लोगों के मन में किस तरह के भाव प्रस्फुटित हो रहे होंगे, इसकी वानगी आज के इस व्याख्यान में रखने की मैं कोशिश करूंगा। इसकी एक वानगी आपको इसमें दिखाई भी देगी। ये रचनाएं आज जिस भी रूप में हमें मिलती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि स्वाधीनता संग्राम में इन कविताओं ने, इन गीतों ने, इन गज़लों ने अपनी महत्वपूर्ण और शानदार भूमिका निभाई होगी। धन्य है वो लेखक जिन्होंने इस तरह की चिंगारियों से भरे हुए शब्द, ज्वालाओं से भरे हुए शब्दों की रचना की, जिसने हमारी आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में जिन दिनों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं, हम जानते हैं कि वो सब अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों की शिकार थी। वो जिस रचना को चाहते प्रतिबंधित कर देते, जिस रचनाकार को चाहते उसे कैद में कर लेते। तो ये ऐसा दौर था जो रचनाओं में भी, साहित्य में भी, व्यक्ति की चिंताओं में भी दमन तक, उसके दमन चक्र का शिकार उनको होना पड़ रहा था। कुछ समय के बाद ये रचनाएं फिर से दुनिया के सामने आईं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज सरकार एक एक शब्द से डरती थी, किस तरह से अंग्रेज सरकार
एक एक शब्द जो एक पत्रिका में छप रहा है, एक पत्र का शीर्षक बना हुआ है, एक लेखक का नाम जिसमें छपा हुआ है, उससे वो डर रही है। जाहिर सी बात है कि ऐसी बहुत सारी रचनाएं अंग्रेज सरकार का कोपभाजन बनी, प्रतिबंधित हुई, उनके दमन चक्र का शिकार हुई। यहाँ तक कि कई कविताएं आज हमें उस रूप में भी उपलब्ध नहीं होती जिस रूप में वो उस दौरान लिखी गई होंगी। लेकिन इनमें से ज़्यादातर रचनाओं ने स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको प्रेरणा दी होगी, ऐसा मुझे यकीन है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको गाते गुनगुनाते हुए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, ऐसे भारत माँ के बहुत सारे सपूत हैं जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीति पर न चलकर देश की आज़ादी के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, उस स्वतंत्रता के यज्ञ की वेदी में अपने प्राणों की आहुति दे चुके, जिन्होंने दी। और आज हम उस आज़ादी के अमृत महोत्सव को आज जिस रूप में मना रहे हैं, उन सब का आधार वो क्रांतिकारी बनते हैं। दोस्तों, ये सभी आज के व्याख्यान में जिन कविताओं की बात मैं करूँगा, ये सभी रचनाएं देशभक्ति के ओजस्वी भावों की दृष्टि से बलिदानी मानसिकता की सूचक हैं, बलिदानी मानसिकता की रचनाएं हैं। जब सितम करने वालों को सितम करने की चुनौतियां दी जाती हैं, कातिल के बाजुओं का जोर आजमाने की बात होती हो, सरफरोशी के जज्बे की जब बात हो रही हो, हमें उस दौर को ज़रूर याद किया जाना चाहिए और करना भी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान श्रृंखला है जिसके माध्यम से हम उस दौर को याद कर भी रहे हैं। हिंदी उर्दू के उन अल्पख्यात कवियों की ऐसी बहुत सारी रचनाएं स्वाधीनता संघर्ष के दौरान लिखी गईं जो भारत की आज मूल्यवान काव्य संपदा है। अगर वो सामने हैं तो मूल्यवान काव्य संपदा में उन सबको रखा जाना चाहिए। इन अज्ञात रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना की भावनाओं को सामने लाने का एक ये छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा भी है, बहुत विनम्र प्रयास है। आज़ादी के संघर्ष में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले क्रांतिकारियों के समक्ष मेरा यह प्रयास दीपक की लो के समान है, कहाँ वो सूर्य की रोशनी और कहाँ यह दीपक की रोशनी। लेकिन कालांतर में चलते हुए आज हमें उस दौर की ज़रूरत, आज उन दौर को फिर से याद करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में उस राष्ट्रीय चेतना को फिर से जगाने का समय है। फिर से स्वाभाविक लगाव में उस राष्ट्र को शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए इस तरह की रचनाओं में, रचनाकारों में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना को सामने लाना आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में, ये मेरा एक उद्देश्य है जो आपके सामने मैं आज रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, राष्ट्र पर बहुत बात होती है, राष्ट्र पर हम बहुत सारी चर्चा करते भी हैं। राष्ट्र की व्युत्पत्ति को लेकर बहुत सारे संदर्भ हमारे सामने आ सकते हैं, वेदों से लेकर भारतीय काव्यशास्त्र और आधुनिक विद्वानों से लेकर राजनीति शास्त्र के तमाम प्रकांड विद्वानों तक, चाहे वो भारतीय राजनीति शास्त्र के विद्वान हो या पाश्चात्य। लेकिन राष्ट्र की जो अवधारणा है, प्राचीन काल से ही हम जानते हैं कि हम भारतीय इस शब्द से और इसकी महत्ता से भली भांति परिचित हैं। राष्ट्र का कई रूपों में उल्लेख हमारे यहाँ मिलता है। पशु, धन्य धान्य से संपदाओं से सुशोभित भूमि जो है उसे राष्ट्र यहाँ कहा गया है। लेकिन आज जिस दौर में हम राष्ट्र को नेशन की दृष्टि से देखते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से उत्पन्न है, भाषा, भूमि, जन, समुदाय, संप्रभुता इत्यादि शब्दों में जो आज का राष्ट्र हमारे सामने आया है,
वो राष्ट्र पाश्चात्य विद्वानों में एक विद्वान स्टॉलिन ये मानते हैं, जो स्टॉलिन अपनी पुस्तक मार्क्सिज्म एंड द क्वेश्चन ऑफ नेशनलिटीज़ में ये मानते हैं, नेशन इज ए हिस्टोरिकल इवॉल्व स्टेज कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज टेरिटरी इकोनॉमिक लाइफ एंड साइकोलॉजिकल मेकअप मैनिफेस्टेड इन ए कम्युनिटी ऑफ कल्चर। यानी कि राष्ट्र वह समुदाय है जो ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित और स्थायी होने के साथ सर्वसामान्य भाषा, भूभाग, आर्थिक जीवन और संस्कृति में परिलक्षित होने वाली विशेष मनोरचना से युक्त हो। यानी कि हम मान सकते हैं कि किसी भौगोलिक इकाई पर बसा हुआ समुदाय जिसकी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति हो, अपनी भाषा, धर्म और परंपरा हो, जिसकी अपनी राजनीतिक एकता और अपना कानून हो, संविधान हो, वही राष्ट्र हो। और इन सब के मूल में एकता और अखंडता की साधना का या इस तरह की भावना का उल्लेख हो। एकता और अखंडता की भावना निश्चित सीमा से बढ़कर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, राष्ट्र भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। और ये राष्ट्र ही है जो हमारी सामाजिक राजनीतिक विकास का सर्वोच्च प्रतीक है। इसलिए इस राष्ट्र में परंपरागत आदर्शों का अखंड परिपालन करने की भी बात होती है, तो वहीं आधुनिकता का भी समावेश हम विकास के सांचे में लगातार करते रहते हैं। एक राष्ट्र से ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होती है। राष्ट्र के प्रति जो हमारी चेतना है वही राष्ट्र की समृद्धि का सूचक होती है। भारत को राष्ट्र मानने वाले जितने भी भारतवासी यहाँ पर रहते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुझे यकीन है उस राष्ट्रीय चेतना से भली भांति परिचित होंगे। आज गर्व से हम कह सकते हैं कि हम भारत के रूप में एक राष्ट्र हैं और भारतीयता के रूप में, भारतीय होने के रूप में हमारी राष्ट्रीयता की महान भावना हम सब भारतीयों के अंदर विद्यमान है। दोस्तों, वेदों से लेकर आधुनिक दौर तक भारतीय राष्ट्रीयता, ये सब आज हमें एक समग्र रूप में दिखते हैं। और राष्ट्रीयता के पोषक तत्वों में राष्ट्रीयता की इस परिकल्पना को हम मान सकते हैं। राष्ट्र को राष्ट्र बनाने में जो महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं, उन सब तत्वों से मिलकर आज हमारी राष्ट्रीयता निर्मित हुई है। और आज हम सब उन सब तत्वों के साथ मिलकर राष्ट्रीयता की भावना का पोषण करते हैं। चाहे इन तत्वों में भौगोलिक एकता हो, हमारी सभ्यता संस्कृति की विविधता के बावजूद हमारी एकता का मामला हो, आर्थिक और राजनीतिक एकता की बात हो। आज विदेश नीति की जब हम बात करते हैं, तमाम दल एकजुट होकर एक साथ मिलकर विदेश नीति के मसले पर एकता दिखाते हैं। आज हमारा कहीं पर किसी भी तरह से कोई गतिरोध पड़ोसियों के साथ होता है, पड़ोसी मुल्कों के साथ होता है, पूरा देश एक साथ उठकर हमारे देश की नीति के साथ, राष्ट्रीयता के साथ चल उठता है। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये भारत जैसे विशालकाय और विविधताओं से भरे हुए देश में इतनी आसानी से नहीं पहुंची है। प्रतिज्ञा नाम की एक कविता है जो आज़ादी के दौर में ही लिखी गई, जिसमें लिखा है, ए जन्मभूमि भारत तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, सुख संपदा तजूंगा। ये जो भाव है कि अपना सब कुछ देश के लिए सर्वस्व, मतलब सब कुछ न्योछावर कर देना। और अजी ऐसे जीने पे 100 बार लानत, वतन के लिए हम मरा चाहते हैं। कि जिस तरह से जी रहे हैं हम गुलामी में परतंत्र भारत में, आज़ादी के दौर की ये कविता कि स्वराज या स्वतंत्रता पाने के लिए अगर हमें 100 बार लानत, वतन के लिए अगर हमें मरना पड़े तो मर जाएंगे हम। ऐसे जीने पर हमें 100 बार लानत, जो हमें जीने की स्थिति, जो हमारी जीने की स्थिति परतंत्र भारत में है, हम उस परतंत्र भारत में नहीं जीना चाह रहे। 100 बार कुर्बान ऐसे जीवन, लेकिन वतन के लिए अगर हमें मरना पड़े तो हम मरने को तैयार हैं। दोस्तों, वतन के वास्ते किसी भी हद से गुजर जाने की बात
उस दौर में लेखक कर रहे हैं, रचनाओं में वो चीज़ें शामिल है। करो स्वदेशी से प्रेम, अब तुम जो चाहते हो स्वराज लेना, निसार कर दो स्वदेश पे जान, जो चाहते हो स्वराज लेना। स्वराज के लिए आपको जान देना पड़े, कुर्बान करनी पड़ेगी जान। जो कबीर कहते हैं, जो घर जलाए अपना चले हमारे साथ, सब कुछ त्यागना होगा, स्वदेश से प्रेम करना होगा, और तब जाकर आपको स्वराज की प्राप्ति होगी। और धुन में वतन की हर घड़ी करता सफर रहूं, जाने के लिए जेल में सीना सफर रहूं। वाह, वतन के लिए प्रत्येक पल तैयार, यानी कि अंग्रेज अपनी दमनकारी नीति से अगर मुझे दमन करते हुए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। याद करिए अशफाक उल्लाह खान साहब को, महान क्रांतिकारी। अब अशफाक उल्लाह खान साहब की जो मैं बात कर रहा था, आप देखें कि काकोरी षड्यंत्र में उनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन वो मौत को खेल समझ रहे हैं। फांसी की सजा के बावजूद मृत्यु को खेल समझकर जो कुछ उन्होंने उस वक्त कहा, अशफाक उल्लाह खान, ये उनकी जीवटता को, देश के प्रति प्रेम को, उनकी राष्ट्रीय चेतना को दर्शाता है। कह रहे हैं राष्ट्र प्रेम की ऐसी उत्कट भावना आपको अन्यत्र दुर्लभ होगी। कह रहे हैं मौत को एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए मरना क्या है, वतन हमेशा रहे शादकाम और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहें न रहें। स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य ये लाइन, इस तरह की पंक्तियां वो व्यक्ति जेल की कोठरी में बैठकर लिख रहा है जिसे फांसी की सजा मिल चुकी है। और क्या कह रहे हैं, परवाह अब किसे है जेल और दमन की तैयारी, एक खेल हो रहा है फांसी पर झूल जाना, भारत वतन हमारा भारत के हम हैं बच्चे, माता के वास्ते मंजूर है सर कटाना। सीधी बात, परवाह नहीं है अब हमें, करो अब जेल की तैयारी, करो दमन की तैयारी। फांसी पे झूल जाना तो ये ऐसे लग रहा है जैसे खेल हो गया है, हर कोई तैयार है। और ये वतन है हमारा देश और हम इसके बच्चे हैं, इसलिए इसके वास्ते अगर हमें सर कटाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये जो जीवटता, देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष करने वालों का जो जज्बा है, ये दिखाता है कि आज़ादी का मोल कितना रहा होगा। वो अनमोल है। कितने क्रांतिकारियों ने न जाने अपने प्राणों का त्याग इस तरह से किया होगा, न जाने कितनी रचनाओं में जननी जन्मभूमि के लिए इस तरह की बातें आई होंगी। हमें हो तमन्नाएं जन्नत की क्यों कर, कि जन्नत से बढ़कर हमारा वतन है। हम जन्नत की तमन्नाएं क्यों करें, ये जो हमारा वतन है ये जन्नत से बढ़कर है। यही है हमारे लिए जन्नत। ना आलम से मतलब, ना दुनिया से मतलब, हमारे लिए बस हमारा वतन है, किसी से कोई मतलब नहीं। देश की आज़ादी सबसे पहले। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं और बात करते हैं कि फला व्यक्ति कह रहा है कि मेरी जाति पहले, मेरा धर्म पहले, मेरा संप्रदाय पहले, अमीरी पहले, दोस्तों याद रखिए ये सब हमें गुलामी के दौर में जो संघर्षकामी चेतना लेकर जो क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, ये उनकी वजह से आज हम ये सोच पा रहे हैं। इसलिए देश पहले, वतन पहले, राष्ट्र पहले। और यही बात शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। ऐसा नहीं है कि वो हंसते हैं चुपचाप सहन कर रहे, नहीं, क्रांति की ज्वाला उनके अंदर मौजूद है। ये नहीं कि चुपचाप रहकर फांसी के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि भैया अब फांसी लगने वाली है, अब तो हमारे दिन खत्म हो। नहीं, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर। और ये देखिए हुआ, अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा।
और ये दौर आज़ादी के अमृत महोत्सव का तो है ही, आज़ादी में अहम प्रतीक के रूप में हमारा जो तिरंगा है उसके सम्मान का भी दौर है। दोस्तों, तिरंगे को आधार बनाकर भी उस दौर के कई अल्पख्यात कवियों ने राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार किया। एक जगह लिखा है कवि ने, कुर्बान इस पर हुए हैं लाल लाखों, निगाहों में दुनिया के भाया तिरंगा, झुका है कभी न झुकेगा तिरंगा, नमस्कार भारत है करता तिरंगा। न कभी झुका है न कभी झुकने देंगे, नमस्कार भारत है करता तिरंगा। ये तीन जो रंग हैं, तिरंगा जो हमारी आज़ादी का सूचक है, क्रांतिकारियों का सूचक है, हमारी शांति, अहिंसा, न्याय, समग्रता, हरियाली का सूचक है, देश के वैभव का सूचक है, देश की सेनाओं का सूचक है, देश की आज़ादी में जो दीवाने थे उनका सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति की चेतना, उसकी अस्मिता, उसकी राष्ट्रीयता और इस भारत देश का सूचक है तिरंगा। इसलिए भारत के स्वरूप का जिस तरह का चित्रण उस दौर के कवियों ने किया है तो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत उस दौर की इस तरह की कविताओं में मिलता है। विदेशियों के उस दमन से भरे हुए शासन का अंत और भारतीयता का स्वराज लेकर आना आज़ाद हिंद फौज का ये स्वप्न था, प्रत्येक क्रांतिकारी का ये स्वप्न था। और इस सपने को प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी फांसी पर भी चढ़ने को तैयार। राष्ट्र प्रेम की ऐसी भावना आपको बमुश्किल दिखाई देगी जहां प्रत्येक क्रांतिकारी जीने से ज्यादा फांसी पर चढ़ने की बात कर रहा है देश की आजादी के लिए। स्वाभिमान की भावना आंदोलित कर रही है प्रत्येक क्रांतिकारी को। प्रत्येक भारतीय अंग्रेजी शासन का खात्मा चाहता है, इसलिए निर्भय होकर वो गा रहे हैं आजाद हिंद फौज, सेना जो गा रही है उसके साथ मिलकर कि सब सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमाचल निर्मल यमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझमें जब जीवन पाए, जब जब पाए आशा, सूरज बनकर जग में चमके भारत नाम सुभागा। भारत नाम को और अंग्रेजी शासन के खात्मे के लिए निर्भय होकर गा उठने वाली वो पंक्तियां कह रहे हैं क्रांतिकारी, तेरे इस जुल्म की हस्ती को ये जालिम मिटा देंगे, जबां से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। भड़क उठेगी जिस दम कलबे सोजा की दबी आतिश, तो आहे सर्द हम भरकर तुझे जालिम मिटा देंगे। कि जबान से अगर हमने निकाल लिया है वो हम करके दिखाएंगे। हम बातों के कहने भर के कह देने भर की राष्ट्रीय चेतना का समावेश करके नहीं आए हैं। हम प्राणों की आहुति देने के लिए इस क्रांति ज्वाला पर चढ़कर आए हैं और भारत माता की आजादी के लिए मर मिटने को तैयार ऐसे युवाओं की टोलियों पर टोलियां जो है उस दौर में दिखाई हैं और उनको कह रहे हैं कवि, मेरी जान रहे न रहे मेरा सर न रहे, सामान रहे न साज रहे, फकत हिंद मेरा आज़ाद रहे, फकत हिंद मेरा आज़ाद रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे। भारत माता के सर पर वो ताज बना रहे। देश की आज़ादी में हमारा सर्वस्व न्योछावर संघर्ष, मेरा हिंद आज़ाद रहे। यह आज़ादी का द्योतक, आज़ादी के लिए संपूर्ण देश में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रबल रूप लेकर चल चुकी है भावना हमारे उस दौर की राष्ट्रीयता को बताती है जो आज तक बनी हुई है। आज़ादी पर मरने वालों का
प्रशस्ति गान करता हुआ प्रत्येक कवि, प्रत्येक रचनाकार भारतीयों को वतन की आज़ादी के लिए जागृत करता है। यह वो दौर था जो शासन के दमन चक्र को चलने से रोकने के लिए आज़ादी की मांग कर रहा था। कवि कह रहे हैं, हर दिल में जिंदा रहते हैं आज़ादी पर मरने वाले, कब जुल्म सितम सह सकते हैं वो जान फिदा करने वाले, जिसकी मिट्टी से बने हुए हैं गर वही वतन आज़ाद नहीं, कुर्बान वतन पर होते हैं तब फर्ज अदा करने वाले। देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करना कोई इतना आसान काम तो नहीं था। इसके लिए तो यातनाएं सहनी पड़ी, फांसी पर झूलना पड़ा, दर्द झेलने पड़े, परिवार के परिवार तबाह हो गए। पर क्रांतिकारियों को तो मोहब्बत है, इश्क है। किससे? देश से, और देश की स्वतंत्रता से, देश की आज़ादी से। और इस आज़ादी का सबब उनको अपनी जान देकर भी चुकाना पड़े, चुकाने को तैयार है। तो उन्हें फांसी से भी प्यार है। आज़ादी के लिए वो हंसते हंसते फांसी पाने को तैयार है, प्यार हो गया उन्हें फांसी से। कह रहे हैं, खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आज़ादी, खुशा हो गया महबूब का दीदार फांसी से। कभी वो बेखबर तहरीक आज़ादी भी करती है, बड़ा करती है उसकी तोजी ये रफ्तार फांसी से। ये जो महबूब का दीदार फांसी से, कि दीदार हो गया है फांसी से। सुधेंद्र नामक एक कवि हैं जिनकी चलो शहीदों नाम की कविता है, जिन्होंने